एक छोटा सा पौधा एक दिन एक विशाल वृक्ष बनता है, लेकिन वृक्ष कितना भी विशाल क्यों ना हो, सिंचाई के लिए जल उसकी जड़ों को ही दिया जाता है, क्योंकि जड़ें जहां एक और वृक्ष को ऊंची से ऊंची डाली और उसके पत्तों को सींचती हैं, वहीं दूसरी ओर गहराई में जाकर उसके अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक होती हैं। इसलिए हर इंसान को ये याद रखना चाहिए कि जितना गहरा और दृढ़ उसका विश्वास होगा, जितने निरंतर उसके प्रयास होंगे, उतनी ही ऊंची उसकी सफलता की सीढ़ी भी होगी। किसी भी बीज का जब अंकुर फूटता है तब उसके पत्ते कोमल और हरे होते हैं और बारिश के मौसम में पौधा वृक्ष का रूप लेता है, लेकिन कड़ी धूप पड़ते ही पत्ते अपना रंग बदलना शुरू कर देते हैं और पतझड़ में तो पत्ते वृक्ष का साथ भी छोड़ देते हैं। लेकिन वृक्ष मरता नहीं, क्योंकि वो पत्तों के नहीं, अपनी जड़ों के भरोसे पर रहता है। इसी तरह जीवन में भी ऐसे लोगों से सावधान रहें जो परिस्थितियां देखकर अपना रंग बदलते हैं और दृढ़ विश्वास बनाए रखें केवल स्वयं पर, क्योंकि आपका आत्मविश्वास आपको कभी गिरने नहीं देगा और आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाएगा। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम। और आज हेलो इंडिया की शुरुआत करेंगे पॉजिटिव स्टोरी के साथ। एक ऐसी खबर जो प्रेरित करती है कुछ अच्छा करने के लिए। अपने लिए तो हम सभी जीते हैं, लेकिन असली मानवता वही है जो दूसरों के लिए सोचे। बढ़ती आबादी और विकास की चकाचौंध में हमने आसमान छूती इमारतें तो बना ली, लेकिन अपनी सुविधाएं जुटाते जुटाते हमने कभी ये सोचा कि इस धरती पर सिर्फ हमारा ही हक नहीं, बल्कि सभी जीव जंतुओं का भी बराबर हक है। कहते हैं कटते जो पेड़ और घटते जंगल हैं, इन वजह से पक्षियों के लिए आशियाना मुश्किल हो गया है। ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब भी पक्षी, इन जीव जंतुओं के बारे में सोचते हैं। कई लोग पानी और दाने का इंतजाम करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पंछियों के रहने के लिए घोंसला बनाने का नेक काम कर रहे हैं। आज आपको मिलाते हैं एक ऐसे शख्स से जो बेजुबान पक्षियों से खास लगाव रखते हैं। उन्होंने पक्षियों के लिए 2.5 लाख से ज्यादा घोंसले बनाए। उनका उद्देश्य अगली पीढ़ी को भी पक्षियों के प्रति संवेदनशील बनाना है और अपने इस अनूठे काम के लिए उनको कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। तो आइए मिलते हैं नेस्टमैन ऑफ इंडिया राकेश खत्री से। बिल्कुल। दिल्ली के अशोक विहार में रहने वाले राकेश खत्री एक बेहद नेक काम से जुड़े हैं। ये पंछियों के लिए नीड का निर्माण करते हैं। आलम ये है कि आज लोग इन्हें नेस्टमैन ऑफ इंडिया के नाम से पुकारने लगे हैं। राकेश लोगों को घोंसला बनाना भी सिखाते हैं। अब तक लगभग 10 लाख बच्चे इनसे ये कला सीख चुके हैं। राकेश कहते हैं कि पहले गौरैया हमारे घरों के अंदर रहती थी, लेकिन फिर हमने अपने दरवाजे बंद कर लिए, तो ऐसे में इन्होंने ऐसे पक्षियों के लिए घर बनाने की कवायद शुरू कर दी, जिससे न सिर्फ इन पंछियों को ठौर मिलता है, बल्कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी मदद मिलती है। और जैसे होता आया है कि शुरुआत में लोगों ने इस पहल का मजाक उड़ाया, कमियां निकालते थे, कहते थे कि पक्षी इनके बनाए घोंसले में घुसेंगे कैसे। हालांकि पंछियों ने इसका जवाब भी दिया। उन्होंने राकेश का साथ दिया और घोंसलों को आबाद किया। धीरे धीरे लोगों ने भी अपने घरों में घोंसला बनाना शुरू कर दिया। राकेश ने कोविड-19 के दौर में कई वेबिनार आयोजित किए और लोगों को जूट, प्लास्टिक, घास और लकड़ी वगैरह से घोंसला बनाना सिखाया। प्लास्टिक का कंटेनर चाहिए आपको, एक सुतली चाहिए, एक डंडी चाहिए, पुरानी पेंसिल अगर आपके घर में, आप घोंसले की शेप में ही उसको लपेटिए, सुतली को खूब अच्छे तरीके से थोड़ा नेचुरल लुक दीजिए, 10 से 12 फीट की ऊंचाई पे लगा दीजिए। आपको नहीं मिलता, आप हमसे कांटेक्ट करिए इको रूट फाउंडेशन के ऊपर, हम आपको वो सामान मुहैया करवा देंगे कि अच्छा ये सामान है साहब, इससे घोंसला बना सकते हैं। दिल में अगर होगा ना तो देर नहीं लगेगी। आप जूते के डिब्बे में भी बना देंगे ना, चिड़िया तो अपना घर ढूंढ रही है, हमने उसके लिए घर छोड़ा कहाँ है, या यूं कहिए कि हमने अपना दिल बंद कर लिया, हमने अपने उसके घरों में आना बंद कर दिया। वरना पहले तो वो चिड़िया हमारे घरों में बनाती थी, हाउस स्पैरो, हमारे घर में ही रहने वाली चिड़िया, हमने उसी को बाहर निकाल दिया। इस अनूठी पहल के लिए इन्हें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ हैंडमेड नेस्ट एंड वर्कशॉप 2019 और हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन में गौरैया संरक्षण के लिए इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड मिला। इसके साथ ही 12 भाषाओं में 1,12,000 छात्रों के साथ जलवायु परिवर्तन पर थिएटर के लिए भी इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। राकेश को 190 देशों की एसोसिएशन वॉशिंगटन डीसी द्वारा अर्थ डे स्टार घोषित किया गया है। इनका नाम जूट और टेट्रा पैक के 1,25,000 घोंसले बनाने के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है।
राकेश खत्री की ये खूबसूरत जो पॉजिटिव स्टोरी है ये हमें प्रेरणा देती है बेजुबान जानवरों के लिए कुछ अच्छा करने की। इसलिए जब भी समय मिले कोशिश करिएगा कि आप इनके लिए कम से कम दाने पानी का इंतजाम तो कर ही दें। और हम सब जानते हैं कि जिंदगी एक खूबसूरत सफर की तरह है और सभी की अपनी अपनी मंजिलें हैं। ठीक उसी तरह जैसे हम रेल में सफर करते हैं, जिसका मुकाम होता है वो वहां उतर जाता है। वैसे रेल यात्रा का अपना अलग आनंद है। रेल में परिवार के साथ सफर करना कितना मजेदार होता है, लेकिन ट्रेन में सफर के लिए समय और प्लानिंग की जरूरत होती है। ऐसे में ज्यादा सोचे बिना ट्रेन की फील और खाने का मजा अगर एक साथ मिल जाए तो वाकई मूड फ्रेश हो सकता है। तो चलिए आपको एक ऐसे रेस्टोरेंट में लेकर चलते हैं जो ट्रेन के पुराने डिब्बों को रंग रोगन देकर तैयार किया गया है, जो हाल ही में नागपुर में खोला गया है। आइए देखते हैं इस अनोखे रेस्टोरेंट की क्या है खूबियां इस रिपोर्ट के जरिए। रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स एक अनोखा रेस्टोरेंट जो रेल के डिब्बे के अंदर बनाया गया है। इस रेस्टोरेंट की शुरुआत सेंट्रल रेलवे के नागपुर डिवीजन ने की है। इसके इंटीरियर को खास तरह से डिजाइन किया गया है। इससे यात्रियों और आम लोगों को खाना खाने पर एकदम रेलवे जैसा अनुभव मिलेगा। नागपुर रेलवे स्टेशन आने वाले यात्रियों के लिए ये रेस्टोरेंट आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। एक्चुअली ये कंसेप्ट बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है और यहाँ पर हमको एकदम कंफर्ट फील हो रहा बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल है, जैसे कि नाश्ता, कोल्ड ड्रिंक, ब्रेवरेज, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है और काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस आ रहा है। यहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं है, एकदम शांत जगह है। पहली बार ही आ रहा हूँ ये ट्रेन के अंदर खाना खाने के लिए, बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को। एकदम जैसा महाराजा जो ट्रेन थी ना उसके अंदर खाना खा रहा है ऐसा लग रहा है, बिल्कुल एकदम पॉश, हाइजीनिक और बहुत बढ़िया एकदम। इस खास रेस्टोरेंट को नागपुर रेलवे स्टेशन के बाहर बनाया गया है। इस रेस्टोरेंट में एक साथ 40 लोगों के बैठने की सुविधा है और ये 24 घंटे 7 दिन यात्रियों और आम नागरिकों के लिए खुला रहेगा। आप किसी भी वक्त इस रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स में जाकर मनपसंद व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। ये एक अलग एरिया है जिसमें कि बिना ट्रेन चलाए हम अपने एसेट्स को मोनेटाइज करते हैं या एसेट्स को कमर्शियली यूटिलाइज करते हैं। ये उस कैटेगरी में आता है। एक पुराना बड़ा सा कोच था जिसको कि वहाँ प्लेस करना पड़ा, तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली, और बीच में थर्ड वेव सेकेंड वेव दोनों ही आए, तो इवन इनफैक्ट ये चल रहा था। जैसे ही सेकेंड वेव शुरू हुई थी उसी वक्त उन लोग को अवार्ड किया गया। मुझे उम्मीद है कि अब ये जनता को पसंद आएगा और इस तरह के और भी हम लोग करेंगे रेस्टोरेंट्स। अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो दूसरी डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस में भी करने की कोशिश करेंगे। सेंट्रल रेलवे के मुताबिक ये नागपुर डिवीजन का पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स है। इससे पहले जोनल रेलवे ने ऐसे रेस्टोरेंट की शुरुआत अक्टूबर 2021 में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई में की थी। रोजमर्रा की जिंदगी में एक जैसे काम करते करते अक्सर हम ऊब जाते हैं और ऐसे में एक ब्रेक की जरूरत होती है अपने और अपने परिवार के लिए। इसके लिए जाहिर तौर पर समय निकालना जो है वो काफी जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि घूमना फिरना, रेस्टोरेंट में खाना पीना किसे पसंद नहीं है, जैसा कि हमने रेल ऑन व्हील जो स्टोरी देखी लास्ट वाली। लेकिन जिनके पास अपने पेट हैं उन्हें कहीं बाहर ले जाने से पहले अपने पेट को लेकर टेंशन होती है कि उन्हें कहाँ रखेंगे, उनका इंतजाम कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत सी ऐसी जगह होती है जहां पर आप अपने पालतू जानवरों को नहीं ले जा सकते, फिर चाहे कोई रेस्टोरेंट हो या फिर कोई और घूमने की जगह। लेकिन अब चेन्नई में एक ऐसे रेस्टोरेंट की शुरुआत हुई है जहां आप अपने पालतू जानवरों को भी ले जा सकते हैं। क्या है इस रेस्टोरेंट की खूबियां, आइए देखते हैं। एनिमल लवर्स के लिए एक खुशखबरी है। जी हाँ, चेन्नई में अब आप अपने पालतू जानवरों को अपने साथ रेस्तरां में ले जा सकते हैं। इस रेस्तरां का नाम ट्विस्टी टेल है, जो शहर के नुंगमबक्कम इलाके में स्थित है। इस अनोखे रेस्तरां ने पशु प्रेमियों को काफी राहत दी है। खाने के शौकीन अब अपने पालतू जानवरों को बेहिचक यहाँ लेकर आते हैं। ट्विस्टी टेल में पालतू जानवरों के साथ खेलने के लिए एक प्ले जोन बनाया गया है, जिसका लोग खूब आनंद ले रहे हैं। बहुत लोगों को इच्छा होती है कि पप्पी रखने की खुद के घर पे रखने की, बट नहीं रख पाते और वो लोग काम करते होंगे या तो अपार्टमेंट में रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो उनको इच्छा होती है कि मेरे को भी पेट चाहिए, लेकिन घर पे अलाउड नहीं है, अपार्टमेंट में अलाउड नहीं है। तो उन लोगों के लिए वी वांटेड टू मेक श्योर दैट ये कॉन्सेप्ट रहे, वो लोग इधर आए, पपीज़ के साथ खेले, स्ट्रेस रिलीज करे
और हैप्पीली जाए। हमारे जो भी ट्विस्टी टेल में जो भी लोग आते हैं, जो भी टेंशन में आते हैं, सब स्ट्रेस रिलीज करके जाते हैं। सच है, ये रेस्तरां तमाम पशु प्रेमी परिवारों को तनाव मुक्त कर सुकून के पल दे रहा है। और प्रीति, बात घूमने फिरने की हो रही है, खाने पीने की भी हो रही है, तो हम कैसे भूल सकते हैं नेचर लवर्स को, मतलब जो प्रकृति प्रेमी होते हैं उनकी भी एक अपनी अलग दुनिया होती है। बिल्कुल। और अब जो है देश विदेश के पर्यटक और प्रकृति और फूलों से चाहत रखने वालों का इंतजार खत्म हो गया है। राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन आम जनता के लिए खुल चुका है। कैसे कर सकते हैं इसमें इस ऐतिहासिक और विशाल गार्डन का दीदार, आइए जानते हैं। प्रीति, वैसे हम प्लान कर रहे थे मुगल गार्डन घूमने का। बिल्कुल। और दर्शकों को हम बता दें कि हमारा जो ऑफिस है वो मुगल गार्डन के पास ही है, इसलिए बहुत जल्द हम और पराक्रम इसकी सैर करने वाले हैं। लेकिन आप कैसे इसकी दीदार कर सकते हैं, क्या है इसकी खासियत, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में बना मुगल गार्डन आम लोगों के लिए खुल चुका है। मुगल गार्डन का नजारा बेहद खूबसूरत है। करीब 15 एकड़ में फैले मुगल गार्डन में 135 किस्मों के हजारों गुलाब मौजूद हैं। यहाँ खास 8 किस्मों के करीब 10,000 ट्यूलिप के पौधे हैं। इसी तरह इस गार्डन में 70 किस्म के मौसमी फूलों के पौधे हैं, तो हर्बल गार्डन में जड़ी बूटी की 33 किस्में हैं। 50 किस्मों की 300 बोनसाई भी यहाँ मौजूद हैं। कोविड-19 के चलते पिछले साल की तरह इस साल भी 10 वर्ष से छोटे बच्चों और 65 वर्ष से अधिक बुजुर्गों को यहाँ प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके साथ ही प्रवेश करने वालों को कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ेगा और एक समय में सीमित संख्या में लोगों को प्रवेश मिलेगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुगल गार्डन में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन रखी गई है। मुगल गार्डन में राष्ट्रपति भवन के 35 नंबर गेट से ही आम जनता को प्रवेश मिलेगा। मुगल गार्डन में प्रवेश मुफ्त होता है। आम जनता के लिए गार्डन मंगलवार से रविवार तक खुलेगा। गार्डन खुलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक है। तो मंगलवार से रविवार के बीच राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन आप सभी के लिए खुला है। इसका आनंद लीजिए। बहुत सुंदर फूल हैं, बहुत सुंदर प्राकृतिक नज़ारे हैं और प्रीति वहाँ पर नर्सरी भी है, बहुत औषधीय पौधों की नर्सरी। बिल्कुल, जिसके बारे में इस रिपोर्ट में भी बताया गया है। और जब प्रकृति की बात कर ही रहे हैं तो हिमाचल की राजधानी जो है वहाँ शिमला में इस समय बर्फ जो है उसकी चादर से पूरा शिमला एक तरह से ढका हुआ है और लगातार बर्फबारी के बावजूद कालका शिमला रेल मार्ग खुला हुआ है और ये पर्यटकों को भी खासा आकर्षित कर रहा है। रेल मार्ग खुला होने से इस मार्ग पर सभी ट्रेनें सुचारू रूप से चल रही हैं और यहाँ बर्फबारी का आनंद लेने आए पर्यटक भी ट्रेन द्वारा खूबसूरत नज़ारों का दीदार कर रहे हैं। कालका शिमला रूट से गुजरती स्पेशल पैसेंजर टॉय ट्रेन पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। तो ब्रेक पर जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं कालका शिमला रेलवे लाइन के खूबसूरत नज़ारों के साथ। आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के उस पार बताएंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास।
wants to lose weight and have a difficult time doing that. This increase in weight has led to increase in disorders like diabetes, heart disease, polycystic ovarian disease, high blood pressure, and so many other things. It's all about personalization. It's about, some people are more comfortable not eating breakfast and some people are not so comfortable in eating dinner. Paleo diet is nothing but a high protein diet. High protein means wherein we are having high protein foods been including into the diet. When we define a keto diet, is obviously it's very, very high on fats, it's moderate on proteins and very low on carbohydrates. हेलो इंडिया ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत और अब बात आज के इतिहास की। आइए जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में और आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 12 फरवरी के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज हैं। 12 फरवरी वर्ष 1928 को बारडोली सत्याग्रह का ऐलान किया गया था। किसानों के इस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। आजादी के दौर में चला बारडोली सत्याग्रह इतिहास के पन्नों में खास महत्व रखता है। 4 महीने लंबे इस सत्याग्रह में सूरत के 137 गांव के किसानों ने न सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी थी बल्कि उसे पराजित भी किया था। इस सत्याग्रह के पीछे तत्काल वजह अंग्रेजी हुकूमत द्वारा लगान में अचानक 30% की बढ़ोतरी करना था। इसी सत्याग्रह ने दांडी मार्च का खाका भी तैयार किया था। 12 फरवरी वर्ष 1958 को राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना हुई थी। एनपीसी का लक्ष्य भारत में उत्पादकता संस्कृति को बढ़ावा देना है। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त शासी पंजीकृत सोसाइटी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का मकसद देश में सभी क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता को प्रोत्साहित करना है। एनपीसी अपने स्थापना दिवस को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में मनाती है। इस साल की थीम उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता है। और आज डार्विन डे है, एक ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने आधुनिक जीव विज्ञान पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। 1858 में डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को दुनिया के सामने रखा। चार्ल्स डार्विन का मत था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। विकासवाद कहलाने वाला यही सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान की नींव बना। डार्विन को इसलिए मानव इतिहास का सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है। बारह फरवरी यानी आज के दिन का विज्ञान की दुनिया में विशेष महत्व है। आज ही के दिन 212 साल पहले वर्ष 1809 में ओरिजिन ऑफ स्पीशीज का सिद्धांत देने वाले महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन का जन्म हुआ था। डार्विन के जैव विकास सिद्धांत की बदौलत विज्ञान ने बड़ी छलांग लगाई थी। डार्विन के सिद्धांत का मूल ये कहता है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति में किसी बाहरी या अंदरूनी दिव्य शक्ति या सृजनहार का कोई हाथ नहीं है, बल्कि जीवन की उत्पत्ति रासायनिक अभिक्रियाओं और भौतिक प्रक्रियाओं के चलते हुई, और वो भी निर्जीव पदार्थों से। 12 फरवरी 2009 को डार्विन के 200वें जन्मदिन पर पहली बार डार्विन डे को एक उत्सव के तौर पर मनाया गया। ये उत्सव डार्विन की जन्मस्थली ब्रिटेन के साथ साथ अन्य देशों में भी विज्ञान प्रेमियों ने मनाया था। तब से हर साल डार्विन के जन्म दिवस को डार्विन डे के रूप में मनाया जाने लगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डार्विन मानते थे कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। विकासवाद कहलाने वाला ये सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान की नींव बना। डार्विन की शुमार मानव इतिहास के महानतम वैज्ञानिकों में से एक थे डार्विन। और अब बात करेंगे राष्ट्र के नायकों की, और इस कड़ी में आपको आज रूबरू कराएंगे देश के उन नायकों से जिन्होंने राष्ट्र के निर्माण में अपनी अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। राष्ट्र के नायक सीरीज में आज हम बात करेंगे आर्य समाज के संस्थापक और हिंदू राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती की। 12 फरवरी वर्ष 1824 को स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के टंकारा में एक समृद्ध ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये एक सच्चे देशभक्त और महान समाज सुधारक रहे। इनके बचपन का नाम मूल शंकर अंबा शंकर तिवारी था। दयानंद जी के गुरु पूर्णानंद ने इन्हें दयानंद सरस्वती का नाम दिया। स्वामी जी बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे।
स्वामी दयानंद सरस्वती उन महान संतों में अग्रणी हैं जिन्होंने देश में प्रचलित अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, विभिन्न प्रकार के आडंबरों और अमानवीय आचरणों का विरोध किया। स्वामी जी ने 21 वर्ष की आयु में ही अपने परिवार का परित्याग कर वैराग्य धारण कर लिया था। लगभग 35 वर्षों तक स्वामी विरजानंद जी से वेदों व उपनिषदों का अध्ययन करने के बाद स्वामी जी देश में फैली अज्ञानता को दूर करने के उद्देश्य से परिभ्रमण करने लगे। अपने देश भ्रमण के दौरान ही इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज का मूल मंत्र मानव धर्म था, जिसे इन्होंने परोपकार, मानव सेवा, कर्म और ज्ञान का मुख्य आधार बताया। इन्होंने वेदांग प्रकाश, ऋग्वेद भूमिका और व्यवहार भानु समेत कई ग्रंथों का अध्ययन किया। समाज से अज्ञानता, रूढ़िवादिता और अंधविश्वास को मिटाने के लिए इन्होंने धर्म ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। एक संत के रूप में शांत वाणी से गहरा कटाक्ष करने की शक्ति रखने वाले स्वामी जी के इसी निर्भय स्वभाव ने देश में स्वराज का संचार किया। स्वामी जी ने बाल विवाह विरोध, सती प्रथा विरोध, वर्ण भेद का विरोध किया था। वर्ष 1883 में स्वास्थ्य खराब होने के कारण इन्हें 26 अक्टूबर को अजमेर भेजा गया, लेकिन 30 अक्टूबर 1883 को इन्होंने देह त्याग दिया। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता देने और हिंदू धर्म के उत्थान और स्वाभिमान को जगाने में स्वामी जी के महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारतीय जनमानस सदैव इनका ऋणी रहेगा। तो राष्ट्र के नायकों में से एक दयानंद सरस्वती, और प्रीति, दयानंद सरस्वती का सत्यार्थ प्रकाश बहुत अच्छी पुस्तक है जिसे पढ़ना चाहिए। और अब बात करते हैं टेक क्लास की। टेक क्लास हेलो इंडिया का एक ऐसा सेगमेंट जिसके जरिए हम आपको तकनीकी तौर पर जो कुछ घट रहा है, जो कुछ नए इनोवेशंस हो रहे हैं उसके बारे में बताते हैं। तो आज टेक क्लास में बात करेंगे इंटरनेट पर बढ़ते साइबर क्राइम की। कैसे बढ़ रहा है खतरा इंटरनेट के सर्च इंजन गूगल क्रोम के पुराने वर्जन से, और इसके साथ ही क्या है वो सावधानियां, सतर्कता जिनसे हम साइबर फ्रॉड के शिकार होने के साथ ही अपना जो डेटा है उसे लीक होने से बचा सकते हैं। इसके लिए हम चलते हैं अपनी टेक क्लास के सेगमेंट में। इंटरनेट आने के बाद हमारे कई काम आसान बन गए हैं। दूसरी तरफ साइबर फ्रॉड का संसार भी काफी बड़ा हुआ है। इंटरनेट यूजर्स के लिए सरकार ने चेतावनी जारी की है। अगर आप इंटरनेट में सर्च करने के लिए गूगल क्रोम 98 से पहले के वर्जन का इस्तेमाल करते हैं तो सतर्क हो जाएं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम यानी CERT ने इस मामले की गंभीरता को हाई कैटेगरी में रखा है। आइए आपको बताते हैं कि क्या खामियां निकल कर आई हैं। इन खतरों के पीछे की वजह वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्हें यूजर्स गूगल क्रोम पर उपयोग करते हैं। वेब ऐप, यूजर इंटरफेस, स्क्रीन कैप्चर, फाइल API, ऑटोफिल और डेवलपर टूल्स का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। गूगल क्रोम 98 वर्जन के साथ इन प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल से आपका पर्सनल डेटा हैक हो सकता है। अगर इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल न भी कर रहे हों तो भी गूगल क्रोम के पुराने वर्जन का इस्तेमाल खतरनाक है। इसमें और भी कई तरह के लूप होल्स और वल्नरेबिलिटीज सामने आई हैं। ऐसे में कोई भी साइबर अपराधी आपके डेटा सिक्योरिटी को ब्रीच कर सकता है और आपकी जरूरी जानकारी लीक हो सकती है। अब बात करते हैं इन खतरों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। अगर आप इन खतरों से बचना चाहते हैं तो आपको तुरंत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम के अनुसार गूगल क्रोम को नए वर्जन में अपडेट कर लेना चाहिए। गूगल क्रोम का यह नया अपडेट सिक्योरिटी के कुल 27 मामलों को सुलझाता है। गूगल क्रोम को अपडेट करने के बाद आपके पर्सनल डेटा के ब्रीच होने का खतरा लगभग ना के बराबर हो जाएगा। तो हमारे सहयोगी नरेंद्र सिंह की एक खास रिपोर्ट आप देख रहे थे। और वाकई में प्रीति, मुझे लगता है कि साइबर सिक्योरिटी के जिस तरीके से फ्रॉड केसेस सामने आ रहे हैं, हम सभी को सतर्क होना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि जो इंटरनेट पर हमारी पर्सनल चीज़ें हैं उसका हम विशेष रूप से ख्याल रखें, खासतौर से हमारे पासवर्ड्स और हमारे अलग अलग इंजन्स पर हमारे जो अकाउंट्स हैं वो। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं ऐप्स हैं या फिर इंटरनेट पे जो भी इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं उनके बारे में तो हमें लगातार पता लगता है और हम जल्दी से वो डाउनलोड भी करते हैं, उसका इस्तेमाल करना भी शुरू करते हैं, लेकिन उसके साथ खतरे क्या हैं जो जुड़े हुए हैं। इसीलिए हम टेक क्लास के जरिए आपको सावधान रहने की सलाह लेकर आते हैं और इनसे रूबरू करवाते हैं। बिल्कुल। महान गायक लता मंगेशकर के निधन से संगीत प्रेमी अब तक उबर नहीं पाए हैं। वो अलग अलग तरह से अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। सैंड आर्टिस्ट मानस साहू ने सैंड आर्ट के जरिए लता जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। जाते जाते आपको दिखाते हैं इस कला की कुछ झलकियां।
इसी के साथ मुझे और प्रीति को इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। कलाकार मरा नहीं करते, वो तो होते हैं परे देश काल और परिस्थितियों से। वो तो होते हैं कालजयी, अमर और सार्वभौम। कलाकार युगों युगों तक धड़कते रहते हैं दिलों में, समाये रहते हैं जहनों में, क्योंकि वो होते हैं रचयिता, सृष्टि नियंता के ही परमांश, सहस्त्रों आकाश गंगाओं के अद्भुत नक्षत्र। मरी न मर सकती लता, अमर लता का गान, वो भारत का रत्न है, इसका हमें गुमान। सुरीली लता नहीं रही, सरगम की छटा नहीं रही, जो पहुंचाती थी हर रूह को सुकून, वो ठंडी हवा नहीं रही। जिसके गुनगुनाने से छा जाते थे बादल, मन को भिगो देने वाली बरखा नहीं रही। हंसाती थी, रुलाती थी, जिसकी आवाज हर गम को भगाती थी, 7 सुरों से बनी दवा नहीं रही। लेकिन जिस्म में ना रहने वाली लता, तो हर दिल में आबाद रहेगी युगों युगों तक, जब तक तेरी आवाज रहेगी।